welcome. The topic now we are talking about is bronchial asthma. Bronchial asthma वैसे तो हमने बहुत बार सुन रखा है कि बेसिकली देयर इज सम एलर्जन जो अंदर जाएगा और उसकी वजह से ब्रोंकोस्पाज्म हो जाए। बट जब इसका पैथोजेनेसिस की बात करते हैं ना तो पैथोजेनेसिस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और सारे पेशेंट पे वो एप्लीकेबल भी नहीं होता है। देयर इज नॉट अ सिंगल पैथोजेनेसिस। बहुत सारे अलग-अलग पैथोजेनेसिस है। बट एक पैथोजेनेसिस है जो वाइडली एक्सेप्टेड है, जो बहुत सारे पेशेंट पे सेट होता है। तो हम उसको डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल ले लेंगे पेशेंट का और उसके ऊपर वो पैथोजेनेसिस डिस्कस करेंगे। सो इसके जो रिस्क फैक्टर होते हैं ब्रोंकियल अस्थमा के रिस्क फैक्टर हो जाते हैं जैसे कि दोज हु आर ओबेस, दोज हु आर हैविंग फैमिली हिस्ट्री, या फिर पहले से कोई एलर्जिक डिसऑर्डर है उनको, जैसे कि एलर्जिक डर्मेटाइटिस है, दोज हु आर लिविंग इन पोल्यूटेंट एनवायरनमेंट, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द आइडेंटिफाइड रिस्क फैक्टर। एक एग्जांपल ले लेते हैं पेशेंट का। रोहन है, ही इज 13-14 ईयर ओल्ड बॉय, ही इज इन करंटली इन द 8th स्टैंडर्ड एंड उसके स्कूल से एक ट्रेकिंग के लिए ट्रिप जा रहा था, तो रोहन भी उसमें जा रहा था। दे वर सपोज टू गो इन द माउंटेन्स, वहाँ पे टेंट लगा के 1-2 दिन तक वहाँ पे रहने का वो पूरा प्रोग्राम था। तो ये सब गए बच्चे वहाँ पे एंड दे वर देयर। ये सिटी से 2-3 घंटे दूर था, तो ये वहाँ पे गए और वहाँ पे अपने-अपने टेंट लगा रहे थे। तो जब ये टेंट लगा रहे थे ना, टेंट को खोल रहे थे, उसके अंदर बहुत मिट्टी थी और ये मिट्टी का एक्सपोजर हो रहा था, डस्ट एक्सपोजर वाज़ हैपनिंग। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट द रोहन वाज़ हैविंग सिग्निफिकेंट डस्ट एक्सपोजर। रोहन को नहीं पता था कि ही इज़ एलर्जिक टू डस्ट। ही वाज़ नॉट नोइंग बिकॉज़ उसको कभी इतना एक्सपोजर ही नहीं हुआ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट सो मच ऑफ डस्ट इज़ गोइंग टू हिम। दिस डस्ट इज़ गोइंग टू वर्क लाइक ए एलर्जन फॉर हिम। अब ये एलर्जेंट डस्ट हो सकता है कुछ लोगों के अंदर, इट कैन बी पोलन ग्रेन, इट कैन बी सम पोल्यूटेंट, तो इट कैन बी एनीथिंग। बेसिकली एक फॉरेन पार्टिकल अंदर गया जिसके लिए रोहन एलर्जिक था। तो ये जो फॉरेन पार्टिकल होता है ना, इट इज गोइंग टू वर्क लाइक एंटीजन। ये एक एंटीजन की तरह काम करेगा। जब भी हमारे रेस्पिरेटरी ट्री में एंटीजन आएगा तो वहां पे वी हैव द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ये उसको पकड़ लेगी और उसको लेके जाएगी इसके बॉस के पास में। जैसे अपने यहाँ पे पुलिस का सिस्टम कैसा होता है, एक होता है जो बेसिक जो सबसे लोअर कैडर के जो पुलिसमैन होते हैं वो सिटी में घूमते रहते हैं, कोई गुंडागर्दी करता है तो उसको पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके जाता है। इसी तरीके का काम ये एपीसी का है। ये एपीसी सबसे लोअर कैडर के लोग हैं। ये क्या करेंगे कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया उसको पकड़ के लेके थाने लेके चले जाना है, पुलिस स्टेशन लेके जाना है और वहाँ पे उनके बॉस के सामने उसको प्रेजेंट करना है। इसीलिए इनका नाम है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये एंटीजन को पकड़ के प्रेजेंट करते हैं। सो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एपीसी will catch the antigen and presents to T helper 2 सेल। T helper 2 सेल के पास इसको लेके जाते हैं। अब T helper 2 सेल इज गोइंग टू एक्टिवेट। T helper 2 सेल इनको देख के एक्टिवेट हो जाएगा और क्या करेगा कि बहुत सारे इंटरल्यूकिन सिक्रीट करेगा, जैसे कि इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 13, वेरियस अदर साइटोकाइंस। बहुत सारे इंटरल्यूकिन्स एंड साइटोकाइंस रिलीज होंगे उस एरिया में। अब जैसे इंटरल्यूकिन 4 है, दैट इज गोइंग टू एक्टिवेट द मास्ट सेल। ये मास्ट सेल को एक्टिवेट कर देगा। मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाएगा तो द पेशेंट इज गोइंग टू हैव ब्रोंकोस्पाज्म। इसी तरीके से इंटरल्यूकिन 5 जो है दैट इज गोइंग टू एक्टिवेट द इओसिनोफिल्स। उस एरिया में बहुत सारे इओसिनोफिल की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, दैट विल आल्सो लीड टू ब्रोंकोस्पाज्म। ये जो बहुत सारे दूसरे दूसरे साइटोकाइंस निकलेंगे, दे आर गोइंग टू लीड टू इंक्रीज इन द म्यूकस प्रोडक्शन। बहुत म्यूकस प्रोडक्ट होगा। प्लस उस एरिया की जो एपिथेलियम होती है ना, वो इतना ज्यादा म्यूकस निकलता है कि वो एपिथेलियम भी साथ में शेड ऑफ हो जाती है। देयर इज इरोजन ऑफ द एपिथेलियम्स। तो जैसे ही रोहन को डस्ट का एक्सपोजर हुआ, सबसे पहले जैसे ही डस्ट का एक्सपोजर हुआ एपीसी एक्टिवेट हो गए। एपीसी एक्टिवेट हुए, उन्होंने लेके उसको लेके गए टी हेल्पर 2 सेल के पास। टी हेल्पर 2 सेल ने बहुत सारे साइटोकाइंस निकाले जिसकी वजह से ब्रोंकोस्पाज्म, म्यूकस प्रोडक्शन ये सब होने लगा। अब इतना ज्यादा म्यूकस बनता है और एपिथेलियम जो है ना उसके साथ जो अंदर ल्यूमन की जो एपिथेलियम है ना वो शेड ऑफ हो जाती है। तो म्यूकस और एपिथेलियम मिलके म्यूकस प्लाक बना देते हैं। तो दीज टू थिंग्स, the mucus production and mucus epithelium, they are going to make mucus plaque which is further going to lead to bronchospasm.
और ये जो म्यूकस प्लाक होते हैं, अगर आप इनको माइक्रोस्कोप में देखोगे, यू आर गोइंग टू सी दीज बॉडीज, दीज आर कॉल्ड एज द क्रियोला बॉडीज। क्रियोला बॉडीज, ये जो क्रियोला बॉडी होती है, इनको अगर हम और अंदर देखेंगे, यू विल बी एबल टू सी दीज स्पाइरल्स। आपको कुछ इस तरीके की स्पाइरल्स देखने को मिलेंगे। दीज आर द कर्शमैन स्पाइरल्स। इसके अंदर हमारे को क्रिस्टल्स भी देखने को मिलते हैं। दीज आर द, here you can see these are the charcoal laden crystals, charcoal laden crystals। अब रोहन वहां पे माउंटेन्स में था, उसको ये सारी चीजें हुई। जैसे ही डस्ट गया, उसको नहीं पता था ही इज एलर्जिक टू डस्ट, तो बहुत कफ हुआ उसको, बहुत कफ हो रहा था, कफ हो रहा था, उसको थोड़ी थोड़ी सांस लेने में भी दिक्कत होने लग गई। तो उसके टीचर ने उसको नोटिस किया कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द रोहन। तो रोहन से पूछा यार क्या हुआ, तो बताया कि उसने कि टेंट लगा रहे थे और ऐसा ऐसा हुआ, डस्ट गई, उसके बाद से ऐसा हो रहा है। तो द टीचर अंडरस्टूड समथिंग इज रॉन्ग, सो ही टुक टू द नियर बाई डिस्पेंसरी, बिकॉज अब वो सिटी से तो बाहर आ गए थे, इट वॉज 2-3 आवर्स अवे फ्रॉम द सिटी। तो वो बाहर आ गए थे, तो वहाँ लेके गए डिस्पेंसरी में। डिस्पेंसरी में वहाँ पे जो भी डॉक्टर था, उन्होंने जो भी एडिक्वेट ट्रीटमेंट देना था वो दिया, और एक बार उसको स्टेबल कर दिया। अब रोहन को वापस भेज दिया जाता है उसके घर पे। टीचर को समझ में आ गया यार ये यहाँ पे इसको दिक्कत आ रही है, तो इसको वापस भेज देते हैं। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, जब ये सारी चीजें हुई, ये तो फर्स्ट एक्सपोजर के टाइम पे ये प्रॉब्लम हुई। अब उसके बैकग्राउंड में एक बार होने के लिए तो रोहन एसिम्प्टोमेटिक हो गया, लेकिन अब बैकग्राउंड में क्या हो रहा था कि ये जो टी हेल्पर 2 सेल्स थे, इन्होंने उस एंटीजन को, जो एंटीजन लेके आए थे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, उस एंटीजन को लेके जाते हैं ये बी सेल के पास में। बी सेल, ये टी हेल्पर 2 सेल का भी बॉस हो गया, उसके पास लेके गए। बी सेल ने उस एंटीजन को रिप्रेजेंट किया प्लाज्मा सेल्स को, प्लाज्मा सेल्स के पास ले गए। और प्लाज्मा सेल्स क्या बनाएंगे, उन एंटीजन के लिए देयर इज गोइंग टू बी एंटीबॉडी फॉर्मेशन। वो जो एंटीजन आए थे उनके लिए अब एंटीबॉडीज बन जाएंगे। ये जो एंटीबॉडीज बनते हैं, ये एंटीबॉडीज दे आर गोइंग टू अटैच ऑन द मास्ट सेल, ये मास्ट सेल के ऊपर चिपक जाते हैं। these antigens are going these antibodies are going to attach on the mast cell के ऊपर चिपक गए। और ये भी अब उस एरिया में घूमते रहेंगे, जहां पे एपीसी घूम रहा है ये वहां भी घूमते रहेंगे। ये रोहन को पता नहीं है, ये सब बैकग्राउंड में हुआ है। ये जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन है ना, ये तो टाइम लगेगा, लेकिन इट इज गोइंग टू हैपन इन द बैकग्राउंड। अब जब वो घर पे पहुंच गया, अभी तो उसको कोई सिम्टम नहीं है, क्योंकि वहां लोकल डिस्पेंसरी में जाके एक बार वो सेट हो गया था। अब जब वो घर पे पहुंचा, तो उसने उससे फादर को ये सारी चीजें बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मिट्टी का एक्सपोजर हुआ था, उसके बाद मेरे को बहुत तेज कफ कफ चल रहा था, फिर थोड़ी सांस लेने में भी दिक्कत हुई, और ऐसा ऐसा हुआ। तो अब दो रेस्पॉन्स हो सकते थे उसके फादर के। अगर फादर बहुत बिजी होंगे तो फादर बोलेंगे ठीक है अभी तो तू ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, अगली बार कभी प्रॉब्लम होगी तो देखेंगे। लेकिन अगर फादर बहुत ही ज्यादा एप्रीहेंसिव होंगे, तो हो सकता है कि दे विल अंडरस्टैंड कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कि क्या हुआ, एक बार जाके इसको इन्वेस्टिगेट करा लेते हैं, तुम अभी तो ठीक हो गए लेकिन ये हुआ क्या था। तो देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज, या तो वो उस स्टेज में वहां चला जाता, हॉस्पिटल चला जाता, आया तब जब एसिम्प्टोमेटिक था, तब उसके फादर लेके चले जाते, या फिर फादर नहीं भी लेके जाते। तो अब मान लीजिए उसके फादर उसको नहीं लेके गए, फॉर एग्जाम्पल। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज ही वाज करंटली एसिम्प्टोमेटिक, and he is going to remain asymptomatic till the next same exposure of the dust is going to happen। जब next antigen वापस से एंटर करेगा अगली बार, मान लीजिए अगले 2 महीने बाद उसके घर पे कुछ सफाई चल रही थी, जब सफाई चल रही थी तो वापस से डस्ट एक्सपोजर हुआ। दिस इज द सेकंड एक्सपोजर टू द एलर्जन। सेकंड एक्सपोजर टू द एलर्जन। अब जैसे ये डस्ट पार्टिकल अंदर जाएंगे, अब 2 जने इसका वेट कर रहे हैं अंदर। द मोमेंट एनी एलर्जन इज गोइंग टू एंटर इनसाइड, वन इज ऑब्वियसली एपीसी, एपीसी तो वहीं घूमता रहता है, लेकिन इस एंटीजन के लिए तो हमने एंटीबॉडी भी बना के रखे हुए थे, वो भी वहीं घूम रहे थे। तो जैसे ही ये एंटीजन आएगा, इसको 2 लोग पकड़ लेंगे। एक तो वो एंटीबॉडीज पकड़ेंगे जो मास्ट सेल के ऊपर चिपके हुए थे, और एक पकड़ेगा एपीसी। एपीसी वाली स्टोरी तो पता है, एपीसी इसको लेके जाता था टी हेल्पर 2 सेल्स के पास। टी हेल्पर 2 सेल्स बहुत सारे इंटरल्यूकिन्स निकालता था, 4, 5, 13 साइटोकाइंस, और वो जाके ब्रोंकोस्पाज्म, म्यूकस प्रोडक्शन, ये सब होता था। तो ये सब तो होना ही होना है, ये तो रोहन के अंदर होना ही होना है, ब्रोंकोस्पाज्म, म्यूकस प्रोडक्शन सेकंड एक्सपोजर में। लेकिन एक और चीज नई जो ये होगी, इस बार इस एंटीजन को पकड़ने के लिए एंटीबॉडीज भी है। तो ये जो एंटीबॉडीज हैं, दीज एंटीबॉडीज व्हिच वर वेटिंग फॉर दिस एंटीजन टू कम, जैसे ही ये एंटीजन आएगा एंटीबॉडी एक्टिवेट हो जाएंगे। ये एंटीबॉडी बैठे हुए थे मास्ट सेल के ऊपर। द मोमेंट एंटीजन इज गोइंग टू कम इनटू कांटेक्ट ऑफ दिस, जैसे ही एंटीजन इनसे चिपका,
दे आर गोइंग टू डीग्रेन्युलेट द मास्ट सेल, डीग्रेनुलेशन ऑफ द मास्ट सेल रप्चर हो जाएगा। अब हमें पता है कि मास्ट सेल के अंदर बहुत सारा हिस्टामाइन होता है, तो जैसे ही मास्ट सेल रप्चर होगा उसके अंदर जो हिस्टामाइन के ग्रेन्यूल्स है वो बाहर आएंगे, देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ हिस्टामाइन एक्टिविटी और हिस्टामाइन इज गोइंग टू लीड टू ब्रोंकोस्पाज्म। अब इस बार क्या होगा, जब सेकंड एक्सपोजर होगा ना तो ब्रोंकोस्पाज्म ज्यादा सीवियर होगा, क्योंकि दो मेथड से हो रहा है, एक तो टी हेल्पर 2 सेल्स तो करवा ही रहा है, दूसरा ये हिस्टामाइन भी करवाएगा। सो द सेकंड एक्सपोजर एंड द फर्दर एक्सपोजर इज गोइंग टू बी मोर सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म देन द फर्स्ट एक्सपोजर। सो दिस इज हाउ द पैथोजेनेसिस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा अकर्स। एक बार वापस से समझा रहा हूँ, जब फर्स्ट टाइप एंटीजन आता है, मतलब फर्स्ट टाइम जब एलर्जी की रेस्पॉन्स आता है, तो सबसे पहले एपीसी आता है, टी हेल्पर 2 सेल्स एक्टिवेट होते हैं और उससे बहुत सारे साइटोकाइंस निकलते हैं, ये सारे ब्रोंकोस्पाज्म कराता है। म्यूकस और बहुत सारा म्यूकस भी निकलता है और एपिथेलियम जो होते हैं वो शेड ऑफ हो जाते हैं, तो म्यूकस और एपिथेलियम मिलके प्लाक बना देते हैं। उस प्लाक में अगर आप देखेंगे माइक्रोस्कोप में, यू विल हैव द क्रियोला बॉडीज, कश्मीर स्पाइरल, चारकोलेडन क्रिस्टल्स, ये देखने को मिलते हैं। जब फर्स्ट एक्सपोजर होता है, एलर्जन जब अंदर जाता है, मतलब एलर्जन मींस एंटीजन जब अंदर जाता है, तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाती है, तो ये एंटीबॉडी मास्ट सेल के ऊपर चिपकी हुई रहती है और सेकंड एक्सपोजर का वेट करती रहती है। जैसे ही सेकंड एक्सपोजर हुआ, सेकंड टाइम जब डस्ट अंदर गया, तो अब दो लोग उसका वेट कर रहे थे, एक तो क्लासिकल मेथड है एपीसी, वो तो वेट कर ही रहा था, अब इस बार एंटीबॉडी भी वेट कर रहे थे। जैसे ही एंटीबॉडी पकड़ेंगे, ये मास्ट सेल रप्चर हो जाएंगे, उसके अंदर से हिस्टामाइन निकलेगा और ब्रोंकोस्पाज्म कराएगा और क्लासिकल पाथवे भी कराएगा, तो second time is going to be further more severe bronchospasm is going to happen to the patient. Now coming to, this is the one of the widely accepted pathogenesis for bronchial asthma. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा की। अब ये है बेस्ड ऑन पैथोजेनेसिस। मैंने अभी आपको पैथोजेनेसिस में ये बताया कि टी हेल्पर 2 सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पेशेंट में टी हेल्पर 2 सेल इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। एक तो हमने डिस्कस किया कि इन्वॉल्व होते हैं, अगर टी हेल्पर 2 सेल इन्वॉल्व हो रहे हैं पैथोजेनेसिस में, तो इसको हम बोलते हैं टाइप 2 ब्रोंकियल अस्थमा। इसको तो बोल दिया टाइप 2 ब्रोंकियल अस्थमा। अगर टी हेल्पर 2 सेल इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज नॉन टाइप 2 ब्रोंकियल अस्थमा। टाइप 2 ब्रोंकियल अस्थमा एंड नॉन टाइप 2 ब्रोंकियल अस्थमा। टाइप 2 वाले में जो साइटोकाइंस हमने डिस्कस किए थे, इंटरल्यूकिन 4, 5, 13 होता है, यहाँ पे होता है इंटरल्यूकिन 17 एंड 23। यहाँ पे जो मेन सेल्स थे दैट वाज इओसिनोफिल्स, मास्ट सेल्स, और नॉन टाइप 2 में जो मेन सेल होता है दैट इज न्यूट्रोफिल। ऑब्वियसली जो ज्यादा कॉमन है दैट इज टाइप 2, इसीलिए हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया। नॉन टाइप 2 तो कम होता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एक ही पैथोजेनेसिस नहीं है ये, टी हेल्पर 2 सेल हमेशा इन्वॉल्व होता है सारे पेशेंट में, ऐसा नहीं है। कुछ पेशेंट में न्यूट्रोफिल्स, इंटरल्यूकिन 17, 23 भी ब्रोंकियल अस्थमा में इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज नॉन टाइप 2। When it comes to types of bronchial asthma, हम ब्रोंकियल अस्थमा को एक और तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं कि एलर्जन कहाँ से आया, जो ट्रिगर था ना ब्रोंकियल अस्थमा का, वो कहाँ से आया। इट वाज एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। जैसे कि मान लीजिए डस्ट है, डस्ट तो बाहर से आता है, ये तो एक्सट्रिंसिक ट्रिगर है। अगर एक्सट्रिंसिक ट्रिगर होगा तो इसको हम बोल देते हैं एक्सट्रिंसिक ब्रोंकियल अस्थमा। लेकिन कुछ लोगों में ब्रोंकियल अस्थमा ट्रिगर हो जाता है मान लीजिए स्ट्रेस से। जब भी पेशेंट स्ट्रेस लेता है तो उसको ब्रोंकियल अस्थमा का अटैक आ जाता है। तो स्ट्रेस तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर नहीं है, स्ट्रेस तो इंट्रिंसिक फैक्टर है, तो दिस इज रेफर्ड एज इंट्रिंसिक ब्रोंकियल अस्थमा। तो ट्रिगर कहां से आ रहा है उसके बेसिस पे भी ब्रोंकियल अस्थमा दो टाइप के हो गए, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक। डस्ट से हुआ तो एक्सट्रिंसिक, स्ट्रेस से हो गया तो इंट्रिंसिक। एक और इंट्रिंसिक का एग्जांपल दे सकता हूँ, एक्सरसाइज। जब भी पेशेंट एक्सरसाइज करता है उसको ब्रोंकियल अस्थमा का अटैक आ जाता है, दैट इज ऑल्सो इंट्रिंसिक अस्थमा। ये जो एक्सट्रिंसिक होता है ये देखने को मिलता है चाइल्डहुड में, इंट्रिंसिक देखने को मिलता है एडल्टहुड में। द मोर कॉमन इज एक्सट्रिंसिक, द मोर कॉमन इज एक्सट्रिंसिक। तो हमने पैथोजेनेसिस में दो चीजें सीखी। बेस्ड ऑन पैथोजेनेसिस द ब्रोंकियल अस्थमा कैन बी टाइप 2 और नॉन टाइप 2, वो डिपेंड करता है टी हेल्पर 2 सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और ट्रिगर कहां से आ रहा है उसके बेसिस पे ब्रोंकियल अस्थमा दो टाइप का हो गया, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। नाउ कमिंग टू द क्लिनिकल फीचर। व्हेन कम्स टू द एक्यूट अटैक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा का जो एक्यूट अटैक होता है जनरली ये होता है विंटर्स में, मतलब जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, या फिर अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग भी थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता है, तो उस टाइम पे ब्रोंकियल अस्थमा के होने के
अटैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं जब भी एनवायरनमेंट थोड़ा ठंडा होता है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम दैट इज गोइंग टू हैपन, अगर आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे ना तो आपको याद होगा मैंने बोला था, जैसे ही रोहन की बात की थी मैंने, जैसे ही डस्ट गया था ना रोहन के अंदर, तो रोहन को बहुत तेज खांसी हुई थी, ही हैड सीवियर कफ। सो द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज गोइंग टू बी कफ, मोस्ट कॉमन सिम्टम इज कफ। व्हाट आर द अदर थिंग? देन ही इज गोइंग टू हैव द ब्रीथिंग डिफिकल्टी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इसलिए हुआ, मान लीजिए दिस इज द नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लंग। आप देखिए नॉर्मली तो एयरवे बहुत अच्छे से ओपन है, आराम से हवा अंदर जा सकती है, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट इन अ पेशेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा देयर इज गोइंग टू बी ब्रोंकोस्पाज्म। अगर ब्रोंकोस्पाज्म होगा तो एयर को अंदर जाने में प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज देयर इज नैरोइंग ऑफ द एयरवे, ब्रोंकोस्पाज्म हो गया, एयर जो है वो कम जाएगी, इसी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी। और कभी कभी ये हवा इतनी कम अंदर जाती है, इफ द ऑक्सीजन विल नॉट गो इनसाइड, द पेशेंट विल डेवलप साइनोसिस। सो दिस पेशेंट कैन डेवलप साइनोसिस ऑल्सो, साइनोसिस ऑल्सो। अगर आप इस पेशेंट में ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन करोगे, यू विल बी एबल टू सी अ स्पेशल टाइप ऑफ पल्स दैट इज कॉल्ड एज पल्सस पैराडॉक्सिस। पल्सस पैराडॉक्सिस मैंने कार्डियोलॉजी में पढ़ाया था, पल्सस पैराडॉक्सिस क्या होता है, वापस एक बार बता रहा हूँ। पल्सस पैराडॉक्सिस जो होता है, नॉर्मली ऑन इंस्पिरेशन systolic blood pressure falls not more than 10 millimeter of mercury. इंस्पिरेशन पे सिस्टोलिक जो होता है आपके और मेरे अंदर कम होता है, लेकिन 10 से ज्यादा का फॉल नहीं आता है। बट इफ ऑन इंस्पिरेशन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन फॉल मोर देन 10, अगर 10 से ज्यादा कम हो जाता है, देन दिस इज कॉल्ड एज पल्सस पैराडॉक्सिस। इंस्पिरेशन करने पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बहुत सिग्निफिकेंट कम हो रहा है। तो ऐसा देखने को मिलता है हमें रेस्पिरेटरी पैथोलॉजीज में, जैसे कि एक्यूट एक्सैजर्बेशन ऑफ सीओपीडी, ब्रोंकियल अस्थमा, न्यूमोनिया, एआरडीएस, इन सब में हमें देखने को मिल सकता है पल्सस पैराडॉक्सिस। मैंने आपको जब पल्सस पैराडॉक्सिस पढ़ाया था तो मैंने ऐसा बोला था, 3 चीजें याद रखनी पल्सस पैराडॉक्सिस में, 3 जगह मिलता है। 2 कार्डियक कंडीशन है और बाकी रेस्पिरेटरी कंडीशन है। 2 कार्डियक थी, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस एंड कार्डियक टेम्पोनेट, इन दोनों में पल्सस पैराडॉक्सिस होता है। एंड द थर्ड इज ऑल रेस्पिरेटरी पैथोलॉजीज। तो pulsus paradoxus seen in 3 conditions: constrictive pericarditis, cardiac tamponade and all the respiratory pathologies. इस पेशेंट को जब हम ऑस्कल्टेट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर नैरोइंग ऑफ द एयरवे हो गया है, तो जब हवा नैरो प्लेस से निकलती है तो म्यूजिकल साउंड क्रिएट करती है। इनफैक्ट आपने कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, जैसे कि फ्लूट, बांसुरी, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उसके अंदर से जब एयर पास होगी ना, एयर इज गोइंग टू पास थ्रू नैरो ओपनिंग्स, और जब भी नैरो ओपनिंग से पास होगी, इट्स गोइंग टू क्रिएट द म्यूजिकल विस्लिंग साउंड, दैट इज कॉल्ड एज व्हीजिंग। विसल जैसा साउंड आता है। तो जब आप इसको ऑस्कल्टेट करोगे ना, तो क्योंकि हवा जो है बहुत नैरो एयरवे से निकल रही होगी, तो ऐसा वो सीटी जैसी आवाज आएगी, विस्लिंग साउंड आएगी। सो देयर इज गोइंग टू बी व्हीजिंग, व्हीजिंग विल बी देयर। बट कभी कभी क्या होता है कि ये जो ब्रोंकोस्पाज्म है ये बहुत ही ज्यादा सीवियर हो जाता है। मान लीजिए कुछ इस तरीके का हो गया ब्रोंकोस्पाज्म, ऑलमोस्ट देयर इज नो पैसेज, वेरी सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म। अगर बहुत ही ज्यादा सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म हो जाए, अब देखो क्या होगा कि एयर को फ्लो करने की जगह ही नहीं है, द एयर कांट फ्लो एट ऑल, देयर इज नो एयर फ्लो एक्चुअली। एंड इफ देयर इज नो एयर फ्लो, अगर एयर फ्लो ही नहीं करेगा तो आपको व्हीजिंग ही नहीं सुनाई देगा। इफ देयर इज नो एयर फ्लो, देयर इज नो व्हीजिंग, व्हीजिंग ही सुनाई नहीं देगा। अगर व्हीजिंग नहीं सुनाई देता है ऑस्कल्टेशन में, दिस इज कॉल्ड एज साइलेंट चेस्ट। सो कभी कभी ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट में आपको व्हीजिंग नहीं सुनाई दे सकता है, दैट इज साइलेंट चेस्ट, एंड साइलेंट चेस्ट इज अ साइन ऑफ ग्रेव प्रोग्नोसिस। कि बहुत ही ज्यादा स्पाज्म है, बिल्कुल हवा ही अंदर नहीं जा रही, तो व्हीजिंग आएगा ही नहीं। सो व्हाट यू कैन सी इन द ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन इज, 2 चीजें याद रखनी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में। एक, पल्सस पैराडॉक्सिस देखने को मिलता है। सेकंड, व्हीजिंग आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर बहुत ही सीवियर केस है, बिल्कुल ब्रोंकोस्पाज्म कंप्लीट हो गया, तो देयर इज नो एयर फ्लो। नो एयर फ्लो मींस नो
no wheezing sound, silent chest, and silent chest is a sign of grave prognosis. So this is how the acute attack is going to present to us, and this is what has happened to Rohan also. Now coming to the investigation. अब यहाँ पे एक चैलेंज है आपके सामने, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आंसर करना कि मैंने आपको रोहन के बारे में बताया था, वो माउंटेन्स में गया था, वहाँ पे उसको एक्यूट अटैक और ब्रोंकियल अस्थमा हुआ था, वो वहाँ पे एक डिस्पेंसरी थी, वहाँ ले गए थे उसको, वहाँ पे कुछ कुछ उसको दवाइयाँ दी, मेडिकेशन दिया, एक बार तो वो ठीक हो गया, एक बार तो बिल्कुल उसके सिम्टम ठीक हो गए, उसको घर लेके आ गए। जब वो घर आया वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक था, अभी उसको कोई सिम्टम नहीं है, और मान लो उसके फादर फिर भी उसको बोलते यार चल हॉस्पिटल जाके चेक करा लेते हैं, यार तेरे को क्या हुआ था। तो क्योंकि ब्रोंकियल अस्थमा इज अ रिवर्सिबल ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, अब क्योंकि वो तो रिवर्स हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया है, अब अगर अभी उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे ना, तो उसके अगर आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करोगे, स्पायरोमेट्री करोगे, उसमें कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है। स्पायरोमेट्री में तो तब कुछ आता ना जब ब्रोंकोस्पाज्म हो रखा होता, अभी तो बिल्कुल ठीक हो गया है। तो अगर वो बोलते हैं कि पेशेंट इज एसिम्प्टोमेटिक, इफ एसिम्प्टोमेटिक स्टेज में आता है आपके पास में कि उसको अभी कोई सिम्टम नहीं हो रहा, तो आप उसको कैसे करेंगे कि इसको ब्रोंकियल अस्थमा है, व्हाट इन्वेस्टिगेशन यू विल डू। अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक आता है तो आप पेशेंट को बोलना है कि कुछ हमें इस तरीके की डिवाइस आपको खरीदनी है, ये इस डिवाइस का नाम है पीक एक्सपिरेटरी फ्लो मीटर, पीक एक्सपिरेटरी फ्लो मीटर उसको खरीदवा दो। अब क्योंकि अभी तो उसको कोई सिम्टम नहीं है, मान लो यही वो हमारा रोहन का जो एग्जांपल था, ये रोहन था, रोहन को बोलना है कि इसमें ब्लो करो एयर, और जितना उसका बेस्ट एफर्ट है ना, उतने बेस्ट एफर्ट के साथ इसके अंदर हवा को ब्लो करवाना है एक बार। तो इसके ऊपर क्या एक ट्रिगर लगा होता है, जैसे ही वो जोर से फूंक मारेगा ना, वो ट्रिगर जितना जोर से फूंक मारेगा ये यहाँ तक आ जाएगा, हो सकता है इसे आगे भी चला जाए, जितना पावरफुल ही इज गोइंग टू ब्लो आउट। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, इसके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं, 0, 50, 100, 150, 200, 250 कुछ लिखा होता है। तो इससे हमें ये पता लग गया कि ये इसका बेस्ट एफर्ट है, क्योंकि अभी वो एसिम्प्टोमेटिक है और ये इसका बेस्ट एफर्ट है। हमने उसको बता भी दिया कि भाई तेरा बेस्ट एफर्ट 500 है फॉर एग्जाम्पल। अब क्या होगा कि क्योंकि उसको पता है, जब वो एसिम्प्टोमेटिक था हमने पीक एक्सपिरेटरी फ्लो मीटर से उसका बेस्ट एफर्ट पता करवा लिया। अब नेक्स्ट टाइम जब भी वो सिम्प्टोमेटिक होगा, जब भी वो नेक्स्ट टाइम इफ ही बिकम सिम्प्टोमेटिक, उसको लग रहा है कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, कफ हो रहा है, अगर वो सिम्प्टोमेटिक होता है तो उसको कहना है कि वापस से रिपीट पीक एक्सपिरेटरी फ्लोमेट्री। और ये डिवाइस हम तो चाहते हैं कि पेशेंट खुद खरीद ले अपने पास इंडिविजुअल। अब वो अपने पास रखेगा इसको, अगर अपने पास नहीं भी रखता है तो जैसे ही उसको सिम्टम आ रहे हैं हॉस्पिटल तो जाएगा, और हॉस्पिटल में ये डिवाइस होता है, हम पेशेंट को बोलेंगे कि यार इसमें एयर ब्लो करो आप। अब उसको उसका बेस्ट पता था, उसका बेस्ट था 500 फॉर एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे जब उसको सिम्टम आया तो ये कितना डिक्लाइन आ रहा है, is it declining more than 20% or not? So repeat the peak expiratory flowmetry. If decline in peak expiratory flow is more than 20%, it is suggestive of bronchial asthma. अगर पीक एक्सपिरेटरी फ्लोमेट्री में जो डिक्लाइन आ रहा है वो मोर देन 20% आ रहा है, मतलब कि इसका बेस्ट था फॉर एग्जांपल 500, 500 का 20% होता है 100। तो अगर ये डिक्लाइन, मतलब कि जब रोहन सिम्टोमेटिक था उसको बोला कि वापस से ब्लो करो एयर, वो 400 के ऊपर जा ही नहीं पा रहा, तो आप देखो 100 से ज्यादा का डिक्लाइन आ गया। 500 इसका बेस्ट था, 400 से नीचे अगर ये कहीं पे भी गया तो 20% से ज्यादा का डिक्लाइन हो गया, देन यू कैन से दैट आपको ब्रोंकियल अस्थमा है। अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक होता तो फिर हम स्पायरोमेट्री भी कर सकते हैं कि पेशेंट इज सिम्टोमेटिक, मतलब आपके पास आ रहा है, उसको सिम्टम है, उसके अंदर वीजिंग हो रहा है, उसको कफ है, आपके पास आ रहा है, तब आप स्पायरोमेट्री भी कर सकते हो। स्पायरोमेट्री में भी पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा, हमें पता है कि ब्रोंकियल अस्थमा इज ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, तो जैसे ही स्पायरोमेट्री करेंगे और अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है, आप देखोगे सबसे पहले हम देखते हैं स्पायरोमेट्री में रेशो। ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है स्पायरोमेट्री, तब मैंने आप बोला कि सबसे पहले आपको देखना है रेशो, और रेशो जो आएगा इट इज गोइंग टू बी लेस देन 70%। जैसे ही लेस देन 70% आता है, दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो सीओपीडी या ब्रोंकियल अस्थमा है। हम ब्रोंकोडाइलेटर देख के देख लेते हैं कि रिवर्सिबल है या नहीं है, कि कितना सुधार हो रहा है। तो वी विल गिव द ब्रोंकोडाइलेटर एंड विल कंपेयर द FEV1 प्री एंड पोस्ट, कि ब्रोंकोडाइलेटर देने से पहले FEV1 कितना था और बाद में कितना है। इफ द डिफरेंस इज मोर देन 200 ml, अगर 200 ml से ज्यादा का डिफरेंस आ जाता है या मोर देन 12% का डिफरेंस आ जाता है, देन वी कैन से यस इट इज ब्रोंकियल अस्थमा। सो देयर आर टू मेथड्स टू डायग्नोज द ब्रोंकियल अस्थमा।
अगर एसिम्प्टोमेटिक आता है तो पेशेंट को ये डिवाइस खरीदवा देना है, पीक एक्सपिरेटरी फ्लो मीटर, और उसको बोलना है कि ये आपका बेस्ट वैल्यू है, अगली बार जब भी सिम्टम हो बार-बार चेक करते रहना है, जब भी 400 मतलब जो भी आपका बेस्ट है उससे 20% का डिक्लाइन अगर इससे ज़्यादा होता है तो ब्रोंकियल अस्थमा है। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर पेशेंट आपके पास सिम्प्टोमेटिक आता है तो डायरेक्ट स्पायरोमेट्री कर लो। पहले हम एक टेस्ट करते थे, दैट वाज प्रोवोकेटिव टेस्ट। मतलब प्रोवोकेटिव का मतलब ये है कि पेशेंट आपके पास एसिम्प्टोमेटिक आया और हम उसमें ब्रोंकियल अस्थमा को ट्रिगर करेंगे। कैसे ट्रिगर करेंगे? वी आर गोइंग टू गिव इंजेक्शन ऑफ मेथाकोलिन। मेथाकोलिन का इंजेक्शन लगाते थे, और मेथाकोलिन का इंजेक्शन लगाने के बाद में अगर पेशेंट सिम्प्टोमेटिक हो जाता है, देन इट इज ब्रोंकियल अस्थमा। अगर मेथाकोलिन इंजेक्शन लगाने के बाद भी अस्थमा नहीं हो रहा है, देन इट्स नॉट ब्रोंकियल अस्थमा। बट इसमें एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि मेथाकोलिन लगा के हम बेसिकली अस्थमा को ट्रिगर कर रहे थे, पेशेंट को ट्रबल दे रहे थे। दिस इज कॉल्ड एज मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट। दिस इज अ प्रोवोकेटिव टेस्ट कि मेथाकोलिन का चैलेंज देते हैं पेशेंट को कि इसको टॉलरेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। लेकिन हम किसी पेशेंट को क्यों ट्रबल देवें, राइट? तो आप इथिकली देखो तो ठीक नहीं लग रहा ना यार, आप उसको ब्रोंकियल अस्थमा ट्रिगर करवा रहे हो और फिर देख रहे हो कि हाँ ट्रिगर हो गया तो तेरे को है, तो फिर ये तो इथिकली सही नहीं है ना। इसलिए हम इतना यूज नहीं करते इसको, मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट को। और क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं विच इज टू सपोर्ट द डायग्नोसिस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। ये जैसे कि आप इओसिनोफिल के लेवल चेक कर सकते हो, वो बड़े हुए मिलेंगे। इंटरल्यूकिन 4, 5, 13 बढ़ा हुआ मिलेगा। इन पेशेंट के अंदर नाइट्रोजन, इनके ब्रेथ के अंदर नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा आता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रेथ टेस्ट कर सकते हो, दैट इज गोइंग टू बी मोर। इनके अंदर आईजीई के लेवल बढ़े हुए मिल सकते हैं। बट ये सारे जो इन्वेस्टिगेशन है ना, ये सब सपोर्ट कर रहे हैं डायग्नोसिस को। जो मेन डायग्नोसिस के लिए है ना, वो ये दो है। अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो करना है पीक एक्सपिरेटरी फ्लोमेट्री वाला प्रोग्राम। अगर पेशेंट सिम्प्टोमेटिक है देन यू कैन गो फॉरवर्ड्स स्पायरोमेट्री। दैट इज द मेन डिफरेंस व्हेन कम्स टू द मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट अटैक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। एक्यूट अटैक को मैनेज कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बताया कि एक्यूट अटैक में कैसे प्रेजेंट करेगा। द पेशेंट विल गिव द हिस्ट्री ऑफ एलर्जन एक्सपोजर, उसके बाद में उसको कफ हो रहा है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, वो आपके पास आया, आपको उसको इंस्टेंट रिलीफ देना है। इंस्टेंट रिलीफ देना है। तो अब हमें क्या करना होता है इंस्टेंट रिलीफ देने के लिए? द फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू, यू विल नेबुलाइज विद फास्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर। फास्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर देना है, जैसे कि फोरमेट्रोल और साल्बुटामोल। ये सब फास्ट एक्टिंग है। दीज आर द फास्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर्स। फास्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर देंगे, जैसे कि फोरमेट्रोल, साल्बुटामोल। सालमेट्रोल जो होता है ना, वो यूज नहीं करते। सालमेट्रोल इज अ स्लो एक्टिंग ड्रग। स्लो एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर है, सो नॉट यूज्ड फॉर एक्यूट अटैक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। ये एक्यूट अटैक में नहीं यूज करते, नॉट यूज फॉर एक्यूट अटैक। ये फार्मा का क्वेश्चन है बेसिकली। हम फास्ट एक्टिंग यूज करेंगे, फॉर्मेट्रोल एंड साल्बुटामोल। इसके साथ साथ में पेशेंट को ऑक्सीजन सपोर्ट भी देंगे। नेबुलाइज तो करना ही करना है, एंड ऑक्सीजन सपोर्ट दिया, तो ये सबसे पहले कर दिया। नेबुलाइज किया फॉर्मेट्रोल साल्मेट्रोल से, एंड वी हैव गिवन द ऑक्सीजन सपोर्ट। अगर ये सब देने से वो ठीक होने लगता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये सब देने से भी वो ठीक नहीं हो रहा है, देन यू आर गोइंग टू गिव इंजेक्टेबल हाइड्रोकोर्टिसोन। हाइड्रोकोर्टिसोन देना है। Yes, the corticosteroid we are going to give, injection of hydrocortisone. अगर इंजेक्शन ऑफ हाइड्रोकोर्टिसोन देने से भी वो ठीक नहीं हो रहा है, मतलब कि सिम्टम रिलीव नहीं हो रहे, देन यू कैन गो टुवर्ड्स मैग्नीशियम सल्फेट। फॉर सम मैकेनिज्म इट इज सीन दैट मैग्नीशियम सल्फेट देने से कभी कभी एक्यूट अटैक जो होता है वो सप्रेस हो जाता है। अगर मैग्नीशियम सल्फेट देने से भी अभी भी पेशेंट को ब्रीथिंग प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है, अभी भी उसको वही कफ हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पेशेंट बहुत प्रॉब्लम में जा रहा है, पेशेंट ड्राउजी होता जा रहा है, देन व्हाट यू कैन डू इज कि यू नीड टू डू द इन्वेसिव वेंटिलेशन। आपको पेशेंट को इंट्यूबेट करना होगा, एंड यू हैव टू टेक द पेशेंट ऑन वेंटिलेटर। यू हैव टू इंसर्ट द ईटी ट्यूब
एंड पेशेंट को इन्वेसिव वेंटिलेशन पे लेना होगा। ये सब जब आप कर रहे होते हैं ना, साथ-साथ में आपको एबीजी भी कर लेना है। एबीजी आप करते हैं, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। आप देखिए अगर आपको उसके अंदर ये दिख जाता है कि ऑक्सीजन जो है वो 60 से कम हो रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड 45 से ज़्यादा हो गया है या पेशेंट ड्राउज़ी हो रहा है। अगर पेशेंट कभी भी ड्राउज़ी होने लग जाए ना, थोड़ा-सा बेहोश टाइप होने लग गया, आपके पास आया तब तो फिर भी थोड़ा बहुत होश में था, बात कर रहा था, लेकिन आप जब ये सब कर रहे थे, पेशेंट ड्राउज़ी हो रहा है, देन you need to directly go towards invasive ventilation. The moment patient becomes any of these condition, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, 45 से ज़्यादा हो गया, ऑक्सीजन 60 से कम हो गया या पेशेंट ड्राउजी हो जाए, गो फॉर इन्वेसिव वेंटिलेशन डायरेक्टली। एक बार उसको इन्वेसिव वेंटिलेशन पे स्टेबलाइज करेंगे। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज द एक्यूट अटैक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, राइट? तो हमारे को यही गाइडलाइन फॉलो करना है। सबसे पहले वी हैव टू गिव द फास्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर, देन हाइड्रोकोर्टिसोन, देन मैग्नीशियम सल्फेट एंड देन इन्वेसिव वेंटिलेशन। बट बाय डूइंग दिस, अगर पेशेंट ड्राउजी हो जाता है, बेहोश होने लग जाता है, कुछ भी हो रहा है, पहले आया था फिर भी ठीक था लेकिन डिटोरिएट हो रहा है, गो फॉर इन्वेसिव वेंटिलेशन डायरेक्टली। अब ये जो एक्यूट अटैक होते हैं ना ब्रोंकियल अस्थमा के, ये भी 3 टाइप के होते हैं, मॉडरेट, सीवियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का FeV1 कितना कम हुआ है। FeV1 कितना कम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। मान लीजिए पेशेंट का जो बेस्ट FeV1, सॉरी नॉट FeV1, पीक एक्सपिरेटरी फ्लो, डिपेंड्स ऑन पीक एक्सपिरेटरी फ्लो। हमें पता है कि व्हाट इज द बेस्ट पीक एक्सपिरेटरी फ्लो ऑफ द पेशेंट। अगर आपको पता था, मान लीजिए रोहन का वाला जो केस था, हमें पता था कि रोहन जब एसिम्प्टोमेटिक था और हमने ब्लो कराया था, तो हमें पता है उसका बेस्ट एफर्ट क्या है। अगर आपको बेस्ट एफर्ट पता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से द बेस्ट एफर्ट वाज 500, हमें ये देखना होता है कि इसमें कितना डिक्लाइन आ रहा है, कितना डिक्लाइन आ रहा है। अगर मान लीजिए ये 250 तक, 500 से 250 के बीच में आ रहा है, पहली बात तो 500 उसका बेस्ट था, ये बेस्ट था। जैसे ही 20% डिक्लाइन होता है, मतलब कि 400 या उससे नीचे आता है, दिस इज गोइंग टुवर्ड्स ब्रोंकियल अस्थमा। सो अगर यहां से लेके यहां तक है, मतलब कि जब पेशेंट हमारे पास आया, हमने पीक एक्सपिरेटरी फ्लो कराया और वो आ रहा था अप टू 50% ऑफ बेस्ट एफर्ट, बेस्ट एफर्ट से लेके 50% के बीच में कहीं पे भी आ रहा था, देन इट इज गोइंग टुवर्ड्स द मॉडरेट अटैक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। अप टू 50% डिक्लाइन हो रहा है तो अगर ये 250 से भी और कम हो जाता, लेट्स से अराउंड 190 के आसपास पहुंच जाता, मतलब कि अप टू 33% ऑफ द बेस्ट एफर्ट हो गया, ऑलमोस्ट 33%। अगर इसके बीच में आ जाएगा, देन इट इज गोइंग टुवर्ड्स सीवियर ब्रोंकियल अस्थमा। अगर ये इससे भी कम हो जाए, देन इट इज गोइंग टुवर्ड्स लाइफ थ्रेटनिंग, लेस देन 33। तो आपको ये नंबर याद नहीं रखने, आपको ये परसेंटेज याद रखने। अप टू 50% इट इज मॉडरेट अटैक, 50 टू 33% का डिक्लाइन आ रहा है सीवियर, लेस देन 33% हो गया बेस्ट एफर्ट का, देन इट इज लाइफ थ्रेटनिंग। So these are the three types of the acute attack of bronchial asthma. इनको आप क्लिनिकली भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? ये जो मॉडरेट वाला होता है ना, जिसको मॉडरेट अटैक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा होता है, ये जब आता है ना, तो ये बोल पा रहा होता है, एटलीस्ट बात कर पा रहा होता है, ही इज एबल टू स्पीक सेंटेंस। मॉडरेट अटैक वाला फिर भी सेंटेंस बोल सकता है, लेकिन अगर किसी को सीवियर अटैक आता है ना, तो वो बोल नहीं सकता सेंटेंस, क्योंकि उसको इतनी खांसी चल रही होती है, वो सांस इतनी प्रॉब्लम आ रही है, एक शब्द बोलेगा फिर खांसी आ जाएगी, फिर एक शब्द बोलेगा फिर खांसी आ जाएगी। सो ही इज जस्ट एबल टू स्पीक वर्ड्स, इज गोइंग टू टॉक इन वर्ड्स। लाइफ थ्रेटनिंग वाला तो बात ही नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं बोल पाएगा, इज गोइंग टू बी ड्राउजी, अल्टर्ड सेंसोरियम, कांट स्पीक, वो बोल ही नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं बोल पाएगा। सो क्लिनिकली भी हम इस तरीके से एक्यूट अटैक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मॉडरेट है, कि सीवियर है, कि लाइफ थ्रेटनिंग है, राइट? देन अगर हम रोहन की बात कर रहे थे, तो जो हमारा पेशेंट था रोहन, सो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज, अगर रोहन एसिम्प्टोमेटिक आता तो हम पीक एक्सपिरेटरी फ्लो से डायग्नोस करते, अगर सिम्प्टोमेटिक आएगा तो स्पायरोमेट्री से डायग्नोस करते, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार।
This already we have discussed about the severity of the acute attack based on the peak expiratory flow. ये तो हमने यहीं पे लिख लिया एक्चुअली, peak expiratory flow यहीं पे लिख लिया है. So there is no need to write it again. तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ. नाउ कमिंग टू द प्रोफिलैक्सिस. एक बार तो आपने पेशेंट को स्टेबलाइज कर दिया, एक्यूट अटैक वाला जो पेशेंट था उसको कैटेगराइज कर दिया, कैटेगराइज करके आपने उसको स्टेबलाइज भी कर दिया कि कुछ इस तरीके से आपने उसको स्टेबलाइज किया. पहले ये दिया, फिर ये, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, फिर नहीं तो वेंटिलेशन दे दिया. अब जब वो स्टेबलाइज हो गया, वो ठीक हो गया, अब वो नहीं चाहता कि यार उसको वापस से फ्यूचर में ये ब्रोंकियल अस्थमा का अटैक आए. टू प्रिवेंट द फ्यूचर अटैक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा वी नीड टू गिव प्रोफिलैक्सिस. अब ये प्रोफिलैक्सिस देना है, नहीं देना है, क्या देना है, इट विल बी डिसाइडेड बाय जीना गाइडलाइन. जीना गाइडलाइन इज द वन दैट इज डिसाइडिंग एवरीथिंग फॉर ब्रोंकियल अस्थमा. इस पूरे प्लेनेट पे जो भी अस्थमा के लिए चेंजेस होंगे वो सब जीना डिसाइड करता है. अब जीना वाले ये बोलते हैं कि ब्रोंकियल अस्थमा में प्रोफिलैक्सिस देना है, नहीं देना है, ये डिपेंड करेगा कि उसको कितने बार अटैक आ रहा है, कितना फ्रिक्वेंटली अटैक आ रहा है. अगर बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं आ रहा है तो फिर प्रोफिलैक्सिस मत दो. जब भी उसको सिम्टम आए आप एक्यूट अटैक को मैनेज कर लो खाली. लेकिन अगर बहुत फ्रिक्वेंटली अटैक आ रहे हैं तो फिर आप उसको प्रोफिलैक्सिस दो. तो वो ये बोलते हैं कि आप सबसे पहले ये डिसाइड करो कि ब्रोंकियल अस्थमा जो है वो इंटरमिटेंट है, मतलब कि बहुत कम फ्रीक्वेंसी से बार बार आ रहा है, या फिर ये परसिस्टेंट है. हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा. और परसिस्टेंट में भी उन्होंने 3 कैटेगरी बना दी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर. एंड बेस्ड ऑन दैट दे हैव डिसाइडेड कि व्हाट टू बी गिवन टू द प्रोफिलैक्सिस. और प्रोफिलैक्सिस देना है, नहीं देना है, सबसे पहली बात वो, और देना है तो क्या देना है. तो उन्होंने ये बोला कि आप क्या करो, पेशेंट से ये पूछो कि उसको कितनी फ्रीक्वेंसी में अटैक आते हैं. डे अटैक कितनी बार आया और नाइट अटैक कितनी बार आया. डे अटैक तो कैलकुलेट करो आप वीक में, और नाइट अटैक कैलकुलेट करो मंथ में. मतलब कि आप उससे ये पूछो कि लास्ट एक वीक में आपको कितनी बार ब्रोंकियल अस्थमा का अटैक दिन में आया है, दिन में कितनी बार आया. अगर ये वैल्यू लेस देन 2 और 2 तक आ रही है तो ये इंटरमिटेंट में जा रहा है. अगर आप उसको वो बोलते हैं मेरे को तो डे अटैक आया नहीं, नाइट अटैक ही आते हैं, तो नाइट अटैक लास्ट एक मंथ में कितनी बार आया, एक मंथ में कितनी बार आया, इज इट गोइंग लेस देन 2 और 2, देन इट इज इंटरमिटेंट. तो अगर पेशेंट इंटरमिटेंट की कैटेगरी में फॉल कर रहा है, नाइट अटैक भी लेस देन 2 है, डे अटैक भी लेस देन 2 है. नाइट अटैक तो पूछना है मंथ में और डे अटैक पूछना है वीक में. अगर ये लेस देन 2 है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स इंटरमिटेंट. मैं आपको पहले बता रहा हूँ टेबल याद कैसे करनी है. परसिस्टेंट मॉडरेट जो होता है ना, वहां पे ये वैल्यू आती है 75. मतलब कि डे अटैक 7 एंड नाइट अटैक 5. आप ऐसे भी याद रख सकते हो इसको, एक वीक में 7 डे होते हैं, सो 7, और एक मंथ में ऑलमोस्ट कभी कभी 5 वीक्स आ जाते हैं, तो 5 संडे तो आ ही जाते हैं, तो 5 दैट इज नाइट. या फिर याद रख लो 75. 75 कम्स अंडर मॉडरेट कैटेगरी, परसिस्टेंट मॉडरेट. इन दोनों के जो बीच की वैल्यू है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, तो मान लो 3 to 6 यहाँ पे आएगा और 3 to 4 यहाँ पे आएगा, और इससे ज्यादा वाला सीवियर में चला जाएगा, मतलब 8 से ज्यादा इधर आ गया और 6 से ज्यादा इधर आ गया. तो हमें केवल 2 ही वैल्यू याद रखनी है. इंटरमीडिएट में एवरीथिंग इज लेस देन 2 एंड परसिस्टेंट मॉडरेट इज 75. इसके बीच वाला इधर आ गया और इससे ज्यादा वाला इधर आ जाएगा. तो एक तो ये तरीका होता है हमें ये आइडेंटिफाई करने का कि पेशेंट को कितने फ्रिक्वेंट अटैक आ रहे हैं और कौन सी कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है. एक और तरीका होता है FEV1 की वैल्यू से. आप पेशेंट का FEV1 देखो, FEV1 इज मोर देन 80%, यहाँ पे भी मोर देन 80%, यहाँ पे 60 to 80% एंड लेस देन 60%. FEV1 से भी हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं. लेकिन अब FEV1 में एक प्रॉब्लम है, इंटरमीडिएट में भी मोर देन 80% है और परसिस्टेंट माइल्ड में भी मोर देन 80% है. तो कभी कभी FEV1 से आपको क्लियर कट आइडिया नहीं लगेगा कि पेशेंट कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है. इसीलिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, ये हो जाता है ये क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन. तो आपको MCQ में लिख के देता है कि पेशेंट को डे अटैक कितनी बार आए, नाइट अटैक कितनी बार आए, अब बताओ ये पेशेंट कौन सी कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है. राइट, तो डे अटैक नाइट अटैक कैलकुलेट करना आना चाहिए. अब बात होती है प्रोफिलैक्सिस की, कंट्रोलर्स हमें देना है या नहीं देना है. तो इंटरमीडिएट वाले को तो बोलो कि यार तेरे को तो अटैक बहुत ही कम आते हैं, प्रोफिलैक्सिस लेने की जरूरत ही नहीं है. जब अटैक आए ना तब केवल यू जस्ट टेक द रिलीवर, मींस कि साल्बुटामोल ले लेना है, ब्रोंकोडाइलेटर ले लेना है, वी विल गिव दैट ट्रीटमेंट. एक्यूट अटैक का मैनेजमेंट करेंगे, प्रोफिलैक्सिस नहीं देंगे. सो प्रोफिलैक्सिस नॉट रिक्वायर्ड. इस पेशेंट में प्रोफिलैक्सिस नॉट रिक्वायर्ड. व्हेन कम्स टू परसिस्टेंट, तो फिर हमें प्रोफिलैक्सिस देना ही देना है. और प्रोफिलैक्सिस में क्या देंगे, स्टीरॉइड.
तो द स्टेरॉइड दैट वी आर गोइंग टू गिव इज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ICS। यहाँ पे परसिस्टेंट माइल्ड में थोड़ा कम डोज का देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा डोज बढ़ा देंगे, और यहाँ पे डोज और बढ़ा देंगे, और प्लस यहाँ तो दूसरे एजेंट भी ऐड कर देंगे, ऐड अदर एजेंट्स ऑल्सो। ICS स्टैंड्स फॉर इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जैसे कि फ्लूटिकासोन। फ्लूटिकासोन देंगे। तो प्रोफिलैक्सिस का ड्रग तो बहुत फिक्स है, फ्लूटिकासोन देना है, बट द पॉइंट है कि देना है कि नहीं देना है, और किस डोज में देना है। डोज तो आपके एग्जाम में पूछते नहीं इनकी, इसलिए लिखी नहीं मैंने। बाकी अदरवाइज इंटरमीडिएट है तो कोई प्रोफिलैक्सिस नहीं देना है, परसिस्टेंट में माइल्ड मॉडरेट सीवियर में देना है, और जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे डोज बढ़ाना है। और जो परसिस्टेंट सीवियर होता है उसके अंदर हमें दूसरे एजेंट भी देने पड़ेंगे, अदर एजेंट। अदर एजेंट डिपेंड करेगा कि पेशेंट का दूसरा स्टेटस क्या है। दूसरा स्टेटस का मतलब हम उसमें इंटरल्यूकिन 4 चेक करेंगे, इंटरल्यूकिन 5 चेक करेंगे, IgE चेक करेंगे। अगर मान लो किसी का इंटरल्यूकिन 4 ज्यादा आ रहा है, then we have some monoclonal antibodies that works against interleukin 4, such as अगर इंटरल्यूकिन 4 ज्यादा आ रहा है, you can give dupilumab। अगर किसी का इंटरल्यूकिन 5 ज्यादा आ रहा है, then you can give mepolizumab। IgE ज्यादा है, omalizumab। तो अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ना, ये बहुत महंगे आते हैं, तो हमें पहले कंफर्म करना है। ये सारे पेशेंट में नहीं देना है। जो पेशेंट इस कैटेगरी में आ रहा है, परसिस्टेंट सीवियर वाली कैटेगरी में आ रहा है, इसके अंदर ये अदर एजेंट ऐड करेंगे, और उसमें भी हम पहले चेक करेंगे कि इंटरल्यूकिन 4 ज्यादा है कि 5 ज्यादा है कि IgE ज्यादा है, अकॉर्डिंगली इसमें से कोई ड्रग दे देंगे। अगर आपने ये सब कर दिया फिर भी उसका ब्रोंकियल अस्थमा ठीक नहीं हो रहा है, इफ नॉट कंट्रोल्ड, then you can go for a treatment that is called as bronchial thermoplasty। ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी भी कर सकते हैं। अब ये ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी क्या होता है? अब एक बार हम नाम से समझने की कोशिश करते हैं। ब्रोंकियल मीन्स तो रेस्पिरेटरी ट्री हो गया, थर्मो मीन्स हीट हो गया, प्लास्टी मतलब कि कुछ रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो ये व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी? देखिए, द बेसिक प्रॉब्लम इन द ब्रोंकियल अस्थमा इज कि एलर्जन अंदर जाता है, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है। ब्रोंकोस्पाज्म इसलिए होता है क्योंकि ये जो मसल्स होती है, जो स्मूथ मसल्स है रेस्पिरेटरी ट्री की, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और उसकी वजह से ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है। हमें ब्रोंकोस्पाज्म को रोकना है। हमने सारे तरीके यूज करके देख लिए, फिर भी ब्रोंकोस्पाज्म नहीं रुक रहा है। तो फिर लास्टली हम क्या करते हैं, ये जो स्मूथ मसल्स होती है रेस्पिरेटरी ट्री की, इनको जला देते हैं। अगर आप इन्हीं को जला दोगे तो फिर ब्रोंकोस्पाज्म होगा ही नहीं, क्योंकि स्पाज्म होने के लिए मसल होने चाहिए ना, तो आपने तो मसल ही जला दिए रेस्पिरेटरी ट्री के। दैट इज कॉल्ड एज ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी। अब ये कैसे करेंगे हम ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी? सो दिस इज हाउ विल जस्ट शो यू अ वीडियो दैट हाउ द ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी इज डन। So we will call the patient and so we will call the patient and we'll call for the bronchoscopy। हमें ये पता है ना कि जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना, वो हाइपरट्रोफाइड हो गए, मतलब कि उनके अंदर हाइपरट्रोफी हो गई। ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट में ये प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार ब्रोंकोस्पाज्म होता रहता है, तो स्मूथ मसल की भी धीरे धीरे थोड़ी सी हाइपरट्रोफी हो जाती है। अल्टीमेटली हमें इन मसल्स को जला देना होता है, सो दैट द ब्रोंकोस्पाज्म विल नॉट हैपन। So now we are going to see that how we are going to do that। Here you can see ल्यूमन कम होता जा रहा है, और ये प्रॉब्लम को हमको रिजॉल्व करना है। तो हमने ब्रोंकोस्कोप अंदर डाला। Here you can see the black color, the bronchoscope is going inside, ये अंदर जाएगा। और इसके आगे क्या होता है, ये जो ब्रोंकोस्कोप होता है इसकी ये स्पेशल है, इसके आगे एक रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेटर लगा होता है, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी इमिट करता है। आप देखो ये आगे गया, जितना हम ले जा सकते थे उतना नहीं ले गए। फिर इसके अंदर से रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेटर बाहर आएगा, और ये रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेटर क्या करेगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी निकालेगा और वहां पे हीट जनरेट करके उस एरिया की स्मूथ मसल को जला देगा। तो नाउ यू कैन सी द रेडियो फ्रिक्वेंसी आर गोइंग टू बी इमिटेड। अभी रेडियो फ्रिक्वेंसी निकल रही है और ये यहाँ की स्मूथ मसल जो है जल रही है, फिर वहां की जल रही, फिर थोड़ा सा पीछे खींचा, फिर वापस से रेडियो फ्रिक्वेंसी इमिट करेंगे और वहां की मसल्स को जलाएंगे। तो ऐसा मल्टीपल बार करते रहेंगे, और एक सेटिंग में नहीं होगा, पेशेंट को बार बार बुलाना पड़ेगा,
और इस तरीके से उसकी मेजोरिटी ऑफ द स्मूथ मसल्स हम जला देंगे. दिस इज कॉल्ड एज ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी. Bronchial thermoplasty. This is one of the last resort that we are using to control the bronchial asthma, right? So एक बार मैं आपको वापस से यहाँ पे समराइज कर देता हूँ व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार. एक्यूट अटैक होगा पेशेंट को तो कुछ इस तरीके से मैनेज करना है. फास्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलिटिस, हाइड्रोकोर्टिसोन, मैग्नीशियम सल्फेट, इन्वेसिव वेंटिलेशन, ये खत्म हो गया. पेशेंट एक बार स्टेबलाइज हो गया, फिर हमें ये देखना है कि प्रोफिलैक्सिस देना है या नहीं देना है. ये डिपेंड करेगा कि पेशेंट कौन सी कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है, इंटरमीडिएट है या परसिस्टेंट है. परसिस्टेंट है तो देना है. और कैसे डिसाइड करना है, तो डे अटैक और नाइट अटैक कैलकुलेट करके करना है. ये सब भी कर लिया, फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो आप इनमें से कुछ एजेंट ट्राई कर सकते हैं. अगर ये भी नहीं करना है, ये भी ट्राई किया लेकिन नहीं हो रहा है, तो फिर गो फॉर ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी. पहले हम एक टर्म यूज करते थे ब्रोंकियल अस्थमा में, दैट इज ब्रिटल अस्थमा. ब्रिटल अस्थमा का मतलब होता है recurrent severe attack of bronchial asthma despite of the treatment. Recurrent severe attack of bronchial asthma despite of the treatment is called as a brittle asthma. Brittle asthma दो टाइप का था, टाइप 1, टाइप 2. अब हम ये इतना टर्म यूज भी नहीं करते ब्रिटल अस्थमा, तो कि मतलब हम पेशेंट को सारी दवाइयां दे रहे हैं, स्टीरॉइड दे रहे हैं सब, और इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हैं, मेपोलिजिमैब, डिप्लीमेमैब, ये सब भी देके ट्राई कर लिया, लेकिन फिर भी अटैक आता जाते हैं. तो अगर ब्रिटल अस्थमा टाइप 1 होता है तो इसके ट्रीटमेंट में हम ओरल स्टीरॉइड ट्राई करते हैं, और टाइप 2 में वी वर गिविंग इंजेक्शन ऑफ एड्रेनालिन, मतलब कि एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन दे रहे थे. अब क्योंकि ये इतने टर्म हम यूज नहीं करते ना ब्रिटल अस्थमा, तो अब इसके अंदर डिटेल में जाने का कोई पॉइंट नहीं है कि टाइप 1 क्या होता है, टाइप 2 क्या होता है. आप तो खाली ये याद रख लो कि ब्रिटल अस्थमा का मतलब होता है रिकरेंट सीवियर अटैक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा डिस्पाइट ट्रीटमेंट. कॉल्ड एज ब्रिटल अस्थमा. इट कैन बी टाइप 1, कैन बी टाइप 2. टाइप 1 में ओरल स्टेरॉइड यूज करते हैं. एक एंटिटी होती है एस्प्रिन इंड्यूस्ड अस्थमा. अब ये क्या होता है एस्प्रिन इंड्यूस्ड अस्थमा? तो यू माइट हैव हर्ड अबाउट द अरेकिडोनिक एसिड पाथवे. आपने बायोकेम में भी पढ़ा होगा, फार्मा में भी पढ़ा होगा, अरेकिडोनिक एसिड पाथवे. अरेकिडोनिक एसिड क्या होता है? अरेकिडोनिक एसिड इज अ फैटी एसिड व्हिच इज फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन्स. ये अरेकिडोनिक एसिड जो होता है ये दो तरीके से मेटाबोलाइज होता है. एक तो होता है इट इज गोइंग टू बी द कॉक्स पाथवे एंड द लॉक्स पाथवे. ये दो तरीके से मेटाबोलाइज होता है. देयर आर टू एंजाइम्स व्हिच आर मेटाबोलाइजिंग इट, कॉक्स एंड लॉक्स. कॉक्स का फुल फॉर्म है साइक्लोऑक्सीनेज एंड लॉक्स इज लाइपोऑक्सीनेज. नीचे लिखा हुआ है कॉक्स इज साइक्लोऑक्सीनेज एंड लॉक्स इज लाइपोऑक्सीनेज. ये जो कॉक्स है ना, ये भी दो टाइप के थे, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2. कॉक्स एंजाइम भी दो टाइप के, कॉक्स 1, कॉक्स 2. तो जब कॉक्स एंजाइम काम करते हैं, कॉक्स एंजाइम जब काम करते हैं तो जो मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन्स, थ्रोम्बाक्सिन A2, ये सब बनता है. प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बाक्सिन A2 ये बनता है. प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन ये सब तो क्या कराते हैं? दे आर गोइंग टू लीड टू इन्फ्लामेशन, पेन करवाएंगे. थ्रोम्बाक्सिन A2 जो होता है ये प्लेटलेट एग्रीगेशन कराता है, मतलब कि ब्लड क्लॉट बनाने में हेल्प करता है, प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करता है. दूसरा जो एंजाइम है दैट इज लॉक्स एंजाइम. लॉक्स एंजाइम मतलब लाइपोऑक्सीनेज, ये बनाता है ल्यूकोट्राइन्स. ये ल्यूकोट्राइन्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं, ल्यूकोट्राइन्स को मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में LT. ल्यूकोट्राइन्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये जाके अटैच होते हैं ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर्स पे. जैसे ही ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, activated leukotriene receptor, it will lead to bronchospasm, a lot of secretions, increase in the secretion, bronchospasm, ये सब कराएगा. bronchospasm, secretion, with the LOX enzyme. So अरेकिडोनिक एसिड हमारी बॉडी में दो तरीके से मेटाबोलाइज होता है, कॉक्स एंड लॉक्स. कॉक्स क्या बनाते हैं? तो प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बाक्सिन A2 बनाते हैं. एंड लॉक्स जो है वो ल्यूकोट्राइन्स बनाता है, जो कि आगे चल के ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एक्टिवेट करके बहुत सारे सेक्रेशंस नोज में, रेस्पिरेटरी ट्री में कराता है और ब्रोंकोस्पाज्म भी कराता है. तो व्हाट हैपेंस इज, हमें कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकना होता है, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज. MI का जो पेशेंट होता है, इस्केमिक हार्ट डिजीज का पेशेंट होता है ना, हम नहीं चाहते कि उसके अंदर प्लेटलेट एग्रीगेट हो, नहीं तो क्लॉट बन जाएगा. तो
अगर हमारे को प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनिबिट करना होता है तो हम क्या करते हैं, ये कॉक्स एंजाइम इनिबिटर ड्रग देते हैं. द ड्रग विच इज कॉक्स एंजाइम इनिबिटर इज एस्प्रिन. एस्प्रिन इज कॉक्स एंजाइम इनिबिटर. और भी कॉक्स एंजाइम इनिबिटर होते हैं जैसे कि पेन किलर्स, जैसे कि एनएसएड्स. एनएसएड्स जो है वो पेन किलर है. डाइक्लोफेनेक, एसाइक्लोफेनेक, वो कैसे करते हैं पेन, क्यों कम करते हैं? क्योंकि वो कॉक्स एंजाइम को इनिबिट करते हैं. जैसे कॉक्स बंद हो जाता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन कम बनेंगे तो पेन कम हो जाएगा. तो अब क्या हुआ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एस्प्रिन से एलर्जिक होते हैं, एस्प्रिन से सेंसिटिव होते हैं. मतलब कि क्या, मान लीजिए देर आर 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ अरेकिडोनिक एसिड राइट नाउ इन द बॉडी. 100 मॉलिक्यूल्स. आपने क्या किया, आपने आपके पेशेंट को एस्प्रिन दिया. जैसे ही आपने एस्प्रिन दिया, आपने ये कॉक्स पाथवे को तो बंद कर दिया. द मोमेंट यू गिव एस्प्रिन, जैसे ही एस्प्रिन देंगे, एस्प्रिन देने से कॉक्स पाथवे बंद हो जाएगा. अब आपके और मेरे अंदर तो क्या होता है कि केवल एस्प्रिन देने से कॉक्स पाथवे पे इफेक्ट पड़ता है, लॉक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. लेकिन कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं, जैसे ही कॉक्स बंद होता है, जैसे ही कॉक्स बंद होता है तो ये जितना भी अरेकिडोनिक एसिड है ये सारा लॉक्स की तरफ डाइवर्ट हो जाता है. सबके अंदर नहीं होता है, कुछ में ही होता है. एस्प्रिन दिया, कॉक्स तो बंद हो गया, लेकिन एराकिडोनिक एसिड सारा उधर चला गया. जैसे ही इधर चला जाएगा, देयर इज गोइंग टू बी मोर ल्यूकोट्राइन प्रोडक्शन. ज्यादा ल्यूकोट्राइंस बनने लग जाएंगे. ज्यादा ल्यूकोट्राइंस बनेंगे तो ये ज्यादा रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, एंड देयर इज गोइंग टू बी मोर सिक्रेशंस एंड मोर ब्रोंकोस्पाज्म, एंड दैट विल लीड टू ब्रोंकल अस्थमा. सो एस्प्रिन से भी ब्रोंकल अस्थमा हो सकता है, क्योंकि एस्प्रिन क्या करता है, एक पाथवे को बंद कराता है तो सारा एराकिडोनिक एसिड दूसरे लॉक्स पाथवे में जाके उसको हाइपर एक्टिवेट करा देता है. ऐसा सब में नहीं होता है, कुछ में ही होता है. इसको हम बोलते हैं एस्प्रिन इंड्यूस्ड अस्थमा. कि एस्प्रिन दिया और पेशेंट को ब्रोंकियल अस्थमा के सिम्टम आने लगे. अगर किसी को एस्प्रिन इंड्यूस्ड अस्थमा है तो उसको कैसे ठीक करेंगे? हमें पता है कि एस्प्रिन इंड्यूस्ड अस्थमा में जो प्रॉब्लम हो रही है वो ये है कि लॉक्स पाथवे ज्यादा काम करने लग जाता है. जैसे ही एस्प्रिन दे रहे हैं, लॉक्स ज्यादा काम कर रहा है, हमें इस लॉक्स को भी बंद करना पड़ेगा. लॉक्स को कैसे बंद कर सकते हैं? यू कैन गिव लॉक्स इनहिबिटर. लॉक्स इनहिबिटर जैसे कि वी कैन इनहिबिट द लॉक्स एंजाइम जिलेल्यूटोन, सिलेरिटोन दे सकते हैं. और यू कैन गिव ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. मतलब कि ये जो पाथवे होता है आप इसको दो जगह से बंद कर सकते हो. या तो लॉक्स एंजाइम को ही बंद कर दो या फिर रिसेप्टर्स को बंद कर दो, सो दैट ये ब्रोंकल स्पाज्म नहीं होगा. तो लॉक्स इनहिबिटर दे सकते हैं, जिलेल्यूटोन, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जैसे कि मोंटेल्यूकास्ट, ज़ाफ्रिलुकास्ट, मोंटेल्यूकास्ट, ज़ाफ्रिलुकास्ट, ये दे सकते हैं. दिस इज कॉल्ड एज एस्प्रिन इंड्यूस्ड अस्थमा. एस्प्रिन देने से कॉक्स तो बंद हो गया, लेकिन सारा एराकिडोनिक एसिड लॉक्स में चला गया और लॉक्स में जाके ज्यादा ल्यूकोट्राइन बना के ब्रोंकोस्पाज्म कराया. ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों को एस्प्रिन से एलर्जी होती है, मतलब कि जिनके अंदर ये एस्प्रिन इंड्यूस्ड अस्थमा होता है, एस्प्रिन से ब्रोंकल अस्थमा हो रहा है, इनके अंदर नेजल पॉलिप्स भी होते हैं. जिन लोगों को एस्प्रिन लेने से ब्रोंकल अस्थमा हो रहा है उनमें देखा जाता है उनको नेजल पॉलिप्स भी होते हैं. तो ये जो ट्रायड बन रहा है, एस्प्रिन से एलर्जी leading to bronchial asthma, having nasal polyp. This classical triad is referred as Semter's triad. ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, सेम्टर्स ट्रायड. उन्होंने क्वेश्चन कैसे बनाया था, एक पेशेंट है, वो जब भी एस्प्रिन लेता है उसको ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, कफ आने लग जाता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लग जाती है, मतलब कि उसको एस्प्रिन इंड्यूस्ड अस्थमा है. उन्होंने पूछा व्हाट इज द एसोसिएटेड फाइंडिंग दैट कैन बी देयर इन दिस पेशेंट मोस्ट लाइकली. द आंसर टू दैट क्वेश्चन वाज नेजल पॉलिप. दैट इज बेसिकली वो सेम्टर्स ट्रायड के बारे में पूछ रहे थे, right? So this is all about the bronchial asthma. This is all about the bronchial asthma. Before going to the summary, मैं आपके सामने वो जो नंबर्स थे ना, इतने सारे जो हमने लिखे, इतने परसेंट डिक्लाइन, इतने परसेंट डिक्लाइन, एक बार वो लिख लेता हूँ, जिससे आपके लिए थोड़ा सा डेटा एक जगह आ जाएगा ना, याद करना आसान हो जाएगा. देखिए क्या, जब हमने ब्रोंकियल अस्थमा की बात की, मैंने आपको सबसे पहले ये बोला कि अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक आता है, then you are going to do for peak expiratory flow meter. And peak expiratory flow में if decline is more than 20% from best effort, जो भी उस पेशेंट का बेस्ट एफर्ट था उससे 20% से ज्यादा डिक्लाइन आ गया, यू कैन लेबल द पेशेंट एज ब्रोंकियल अस्थमा. एक तो ये तरीका था. दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक आता है,
तो फिर आप उसका स्पायरोमेट्री कर लो। स्पायरोमेट्री में पहले तो हम देखेंगे रेशो, FeV1 और FVC रेशो। इस रेशो इज लेस देन 70%। तो हमारे पास ये तो समझ में आ जाता है कि इसको ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, या तो COPD या ब्रोंकियल अस्थमा। फिर हम देखते थे रिवर्सिबिलिटी, प्री FeV1 एंड पोस्ट FeV1 में कितना डिफरेंस है। If difference in the pre and post FeV1, if the difference is more than 12%, then it is bronchial asthma. तो एक तो ये परसेंटेज की बात की थी हमने कि अगर पीक एक्सपिरेटरी में 20 से ज्यादा का डिक्लाइन आ जाए तो ब्रोंकियल अस्थमा है, और प्री और पोस्ट FeV1 में अगर 12 से ज्यादा का डिफरेंस आ जाए तो भी ब्रोंकियल अस्थमा है। मैं सारे परसेंटेज एक जगह लिख रहा हूँ जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाए। फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर पेशेंट को एक्यूट अटैक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा है, उसकी 3 कैटेगरीज होती है, मॉडरेट, सीवियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग। मॉडरेट, सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग। कैसे आइडेंटिफाई करना है, हमें ये देखना है कि पीक एक्सपिरेटरी फ्लो से कितना डिक्लाइन आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपको पेशेंट का बेस्ट एफर्ट पता है तो सो इफ डिक्लाइन इन पीक एक्सपिरेटरी फ्लो इज अप टू 50%, 50% तक आ गया वो पीक एक्सपिरेटरी फ्लो, इट इज मॉडरेट। इफ इट इज डिक्लाइन इन द पीक एक्सपिरेटरी फ्लो इज अप टू 50 to 33% तक कम हो गया, 50 से लेकर 33% के बीच में आ गया, then it is going towards severe. And if it is less than 33%, peak expiratory flow जो है 33% से भी कम हो गया है, जो उसका बेस्ट था उसका 33% से भी कम हो गया, इट इज लाइफ थ्रेटनिंग। ये परसेंटेज मैंने आपको और बताए थे। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ। मान लीजिए किसी का पीक एक्सपिरेटरी बेस्ट एफर्ट था 500 फॉर एग्जांपल, अगर वो 500 से लेके 250 के बीच में आ जाता है, 250 हो गया 50%, देन इट इज गोइंग टूवर्ड्स मॉडरेट। अगर 250 से लेके 190 के बीच में आ गया, विच इज समवेयर अराउंड 33%, देन इट इज गोइंग टूवर्ड्स सीवियर। और अगर ये 190 से भी कम हो जाए देन इट इज लाइफ थ्रेटनिंग। तो अगर आप देखो बहुत सारे परसेंटेज नहीं है, 2 परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो पीक एक्सपिरेटरी फ्लो का डायग्नोस करने का, और ये प्री पोस्ट वाला। ये परसेंटेज याद रह जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं भी रहेंगे तो चलेगा। लास्टली लेट्स राइट डाउन द समरी ऑफ द ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा जो होता है, इट इज एसोसिएटेड विद द टी हेल्पर 2 सेल्स। टी हेल्पर 2 सेल जो होते हैं, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज 4-5 इंटरल्यूकिन 13। जब आप इसका बायोप्सी लेते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं, यू आर गोइंग टू हैव द क्रियोला बॉडीज, Kurtzman spirals, and the Charcot-Leyden crystals. Charcot-Leyden crystals. The most common clinical feature is cough. Auscultation में you can have wheezing or pulsus paradoxus. Diagnosis के लिए we are going to use the GINA guideline. Then we have discussed about Samtostat. जो लोगों को एस्प्रिन से एलर्जी है, एस्प्रिन लेने के बाद ब्रोंकियल अस्थमा हो रहा है, उनके अंदर नेजल पॉलिप भी देखने को मिलता है। That is the Samtostat. So this is all about the bronchial asthma. I know it was a quite extensive discussion of bronchial asthma, but that is very well required for your exam, because the bronchial asthma is a very high yield topic. Many of the times they have asked these questions, and एक बार आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ना, इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट। ट्रीटमेंट को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना। एक्यूट अटैक का ट्रीटमेंट अलग है, प्रोफिलैक्सिस देना है नहीं देना है, और देना है तो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना है, लेकिन देना है नहीं देना है वो इंपॉर्टेंट है प्रोफिलैक्सिस में, तो वो समझ लेना बस। ट्रीटमेंट में 2 चीजें ही समझना। मैं वापस से बता रहा हूँ, एक्यूट का तो मैनेजमेंट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये वाली गाइडलाइन को फॉलो करना है, और प्रोफिलैक्सिस देना है नहीं देना है ये डिसाइड कर लेना है डे अटैक और नाइट अटैक से। थैंक यू।